तो भाई इसके अंदर बेसिक प्रैक्टिस टेस्ट के सॉल्यूशंस हैं, ये कोई वीडियो लेक्चर नहीं है। तो अगर वो टेस्ट आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो पहले वो अटेम्प्ट करो, और अगर उसमें कोई डाउट है तो ही इसको देखो, अदरवाइज टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अंदर थोड़ा भी डाउट हो या थोड़ा भी ये लगे कि हाँ यार इंप्रूव हो सकता है मेथड, तो आप डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देखा करिए, ठीक है। और इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज 1.1 एंड 1.2 वो स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद हमने वो करना है, तो उससे पहले बेसिक्स को ब्रशअप किया जा रहा है अलग तरह के क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ए क्लास इज 25% मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स, फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास आर गर्ल्स। तो ये इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के कंसेप्ट को और थोड़ा सा ट्विस्ट करके जो भी क्वेश्चन आएंगे एट द एंड सारे परसेंटेज को अगर 2 बार जैसे मैंने बताया वैसे करके आप इन सबको मेंटली करने वाले हो, एंड सो कॉल्ड टफ क्वेश्चंस को आप काफी कम टाइम में करने वाले हो। अगर इनको अच्छे से ग्रास्प कर पाए तो इनकी इंपॉर्टेंस पूरा परसेंटेज 2 बार देखने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस जल्दबाजी नहीं करनी, शांति। द नंबर ऑफ बॉयज ऑफ ए क्लास इज 25% मोर, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 25% मोर हैं। अगर गर्ल्स 4 हैं तो बॉयज 5 हैं, जैसे मैं बता रहा था ए इज 25% मोर देन बी, तो रेशियो बताओ, सीधा सीधा रेशियो पता लग रहा है ना हमें इससे। फाइंड व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास आर गर्ल्स, तो भाई क्लास में अगर 9 स्टूडेंट हैं तो उसमें से 4 गर्ल हैं, अगर 5 लड़के हैं तो 4 लड़कियां, और इससे सीधा सीधा पता लग रहा है ऑप्शन सी 44.44। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ टेस्ट ईशा गॉट 25% मोर मार्क्स देन निशा, इफ ईशा स्कोर, तो देखो ये ईशा है ये निशा है, इसके 25% मोर आए हैं, इसके 4 आए हैं तो उसके 5 आए होंगे, 25% ज्यादा है ना, 1/4 ज्यादा है। इफ ईशा स्कोर इन दैट टेस्ट वॉज 80, और ये मैं उम्मीद करता हूं अब तक 25% मोर, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। 5/4 अब तक इसका मतलब आप समझ चुके होंगे 25% मोर का, या फिर एटलीस्ट ये तो आपको पता होगा कि 25% 1/4 होता है, तो अगर निशा के 4 हैं तो उसके 25% मोर मतलब कि 4 पर 1 ज्यादा है, उसके 5 है। इफ ईशा स्कोर इन दैट टेस्ट वाज 80, तो ईशा का स्कोर 80 था, 5 की जगह 80 है जो कि 16 गुना है, तो 4 की जगह उसका 16 गुना कितना हो जाएगा 64, ठीक है, ऑप्शन डी। आगे, Paras and Harsh went to a market. Okay. Each of them had same amount of money. दोनों के पास बराबर रुपए थे। चलो भी। Paras bought apples with that money that he had. पारस ने उस रुपए से एप्पल ले लिए, सेब ले लिए। Whereas Harsh bought mangoes. हर्ष ने मैंगो ले लिए। ठीक है भाई। If the cost of mango is 20% more, तो देखो ये पारस है ये हर्ष है, एक ने एप्पल लिए, हर्ष बॉट मैंगोज, हर्ष ने मैंगोज लिए, पारस ने लिए एप्पल्स। तो कॉस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो की कॉस्ट 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा मतलब 5 पर 1 ज्यादा। अगर एप्पल की कॉस्ट 5 है तो उसकी कॉस्ट 6 है। इफ पारस गोट एग्जैक्टली 30 फ्रूट्स, पारस को 30 फ्रूट्स मिले, ठीक है। मान लो पारस ने ए एप्पल्स खरीदे और एक एप्पल 5 रुपए का है, तो पारस के पास कितने रुपए थे, ए एप्पल खरीदे, एक एप्पल 5 रुपए का है, ए इंटू 5 रुपए। और हर्ष ने, ये पहला तरीका बता रहा हूं, दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, डेफिनेटली मजा आ जाएगा। हर्ष ने एम मैंगोज खरीदे और एक मैंगो 6 रुपए का है, तो उसके पास कितने रुपए हुए, एम मैंगोज खरीदे, एक एम मैंगो 6 का, तो उससे। और अब यहां पर क्या बताया है, इफ पारस गोट एग्जैक्टली 30 फ्रूट्स, तो पारस ने ए एप्पल नहीं खरीदे, पारस ने 30 एप्पल खरीदे, यहां पर उन्होंने बताया है। तो अब ये पूछेंगे कि हर्ष ने कितने फ्रूट्स लिए, तो इस 600 में इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं, तो कितने मैंगो लिए, 25 मैंगो लिए। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको बता दिया है। अदरवाइज हम एक चीज देख सकते हैं, ये जो चीज है ये है वेरिएशन, मैं आपको अलग से वेरिएशन का कंसेप्ट कराऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आसपास, ठीक है। लेकिन उस वेरिएशन के कंसेप्ट का मैं आपके दिमाग में 20 बो रहा हूं, बिकॉज जो परसेंटेज का मोर और लेस है, मोर देन परसेंटेज लेस देन, इसी को यूज करता है एग्जामिनर वेरिएशन के अंदर, ठीक है। तो यहां पर बस मैं 20 बोल रहा हूं, कोशिश करिएगा कि आप समझ जाओ, नहीं भी समझे तो बाद में डेफिनेटली समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो जस्ट 20 बोया जा रहा है। तो अब देखो 20 ये बोया जा रहा है कि दोनों के पास जो मनी है वो सेम है, ठीक है, दोनों के पास सेम रुपए हैं, और जितने भी रुपए हैं, मान लो एक फ्रूट की कुछ कॉस्ट है, उसकी कुछ कीमत है, इनटू कुछ नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे जाएंगे, कुछ नंबर 5 फ्रूट 6 फ्रूट 7 फ्रूट,
तो जितने रुपए एक कॉस्ट का, एक फ्रूट का प्राइस है, या फिर एग्जैक्टली हम बोलें रेट है, जितने रुपए उसका रेट है इनटू जितने खरीदे, ये क्या आ जाएगा, जितना भी मनी है उनके पास, है ना। तो यहां पर होगा क्या, जो रेट और जो नंबर ऑफ फ्रूट्स है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली वेरी करते हैं। इनवर्सली वेरी करने का क्या मतलब है, हिंदी में बताऊं कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, और हमने इन टर्म्स के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। इन टर्म्स ने ही एजुकेशन को खराब कर रखा है। सिंपल एक कॉमन सेंस से देखना है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। और अगर मान लो बाजार के अंदर सेब का रेट डबल हो जाए, और आपके पास रुपए उतने ही हों, तो आपकी जो क्वांटिटी है, जितना आप खरीदते हो, नंबर ऑफ सेब, वो आधा हो जाएगा। इनवर्सली वेरिएशन का ये मतलब है, एक में गुणा में जो चेंज आएगा, दूसरे में गुणा में उसका ऑपोजिट चेंज आएगा, उसका उल्टा चेंज आएगा, ठीक है। अगर रेट 5 गुना हो जाए तो 1/5 फ्रूट खरीद पाएंगे। क्लियर है। अब ये यहां पर हम कैसे लगाएंगे, देखो एक बंदे ने, पारस ने क्या किया, पारस ने 30 फ्रूट ले लिए, 30 फ्रूट। अब एक बात ध्यान से देखो, एक जगह है एप्पल और एक जगह है मैंगो। एप्पल और मैंगो का दुनिया में कुछ भी रेट हो, मान लो इसका 37 हो, इसका 73 हो, कुछ भी, मैंने वियर्ड सी वैल्यू ले ली, लेकिन फिर भी एक दूसरे के कंपैरिजन में मान लो इसका 37 होता और इसका होता 74, ठीक है, एग्जैक्टली डबल हो गया ना यहाँ पे। तो अगर इसका 37 होता 37, इसका 74, तो ये डबल होता। लेकिन ये कुछ भी वैल्यू हो, कुछ ना कुछ गुणा तो होगा ना, चाहे पॉइंटों में ही हो। तो हमेशा एक वैल्यू दूसरे वैल्यू की कुछ ना कुछ गुणा तो हमेशा होती ही है, चाहे वो कुछ भी गुणा हो। तो यहां पर भी कुछ ना कुछ गुणा तो होगी। अगर मान लो एप्पल का रेट डबल है मैंगो से एप्पल का रेट डबल है, और मैं आपको बता दूं कि भाई 20 मैंगो खरीदे तो कितने एप्पल खरीदे, 40, मत बोल देना। रेट डबल है तो आधे खरीदेगा। अगर मैंगो 30 खरीदे तो एप्पल कितने, 15 ही खरीद पाएगा उसे रुपए में। तो एग्जैक्टली वही चीज हमने यहां पर देखनी है। क्लियर है। अब देखो अब कैसे धुआंधार मचाते हैं। तो यहां पर उसने क्या बताया है, पारस गोट एग्जैक्टली 30 फ्रूट्स। पारस ने क्या खरीदा था भाई, पारस ने एप्पल लिए थे, तो 30 एप्पल लिए एक बंदे ने। अब मैंने बताना है मैंगो कितने लेगा, तो जस्ट ये देख लो कि किसका रेट किससे कितना ज्यादा है। द कॉस्ट ऑफ मैंगो इज 20% मोर देन दैट ऑफ एप्पल। तो एप्पल से 20% ज्यादा है मैंगो की कॉस्ट, मतलब मैंगो की कॉस्ट 6/5 टाइम्स है। 20% ज्यादा है, 120/100, 6/5, आपको ये यहां तक याद होना चाहिए। तो 6/5 टाइम्स ज्यादा है। तो ये बताओ, कॉस्ट ज्यादा है तो कम खरीद पाएगा या ज्यादा, कम ही खरीद पाएगा। अगर कॉस्ट 6/5 गुना है ना, अगर कॉस्ट डबल होती तो आधे खरीद पाता, कॉस्ट 6/5 है तो 5/6 खरीद पाएगा, तो बस 25 खरीद पाएगा। अब थोड़ा सा इस वैल्यू को बदल के मैं आपको बताता हूं। देखो इस 30 की जगह अगर मैं कर देता हूं यहां पर 39, ठीक है, और ये जो 20% मोर है इसकी जगह मैंने कर दिया 30। ये जो आवाज है थोड़ी देर तक ये आएगी बस इसी सम के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो मैंगो की कॉस्ट है वो 30% ज्यादा है, और जो एप्पल खरीदे हैं वो 39 खरीदे हैं। तो कॉस्ट कितने गुना है, तो कॉस्ट गुना है 13/10 गुना। अगर भाई कॉस्ट डबल होती तो आधे खरीदता, लेकिन कॉस्ट 13/10 गुना है तो 10/13 खरीदेगा। तो मतलब कि कितने खरीद पाएगा, तो 30 ही खरीद पाएगा। तो उस केस में 30 आंसर हो जाता। तो ये वेरिएशन के क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड आगे कुछ और क्वेश्चंस पे आपको मिलेंगे। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो कुछ चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब कि जैसे मान लो अगर आपने स्कूल में जाने के लिए अपनी स्पीड को डबल कर दिया, अब बाइक पर जाते हैं कॉलेज में जाने के लिए, या जिस इंस्टीट्यूट पर कोचिंग ले रहे हैं, किसी भी जगह पर जाने के लिए आपने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो उस जगह पर जाने के लिए आपका जो टाइम है वो आधा लगेगा। क्लियर है। या फिर तो अब यहां पर आप क्या बोल सकते हो कि स्पीड और जो टाइम है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, डिस्टेंस कांस्टेंट का क्या मतलब है, इसको हमने ऐसे थ्योरेटिकली मतलब समझने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो मतलब सीधी सी बात है कि अगर सेम चीज को आप चूज कर रहे हो, अगर 5 किलोमीटर ही चूज कर रहे हो, अगर एक सिचुएशन के अंदर 5 किलोमीटर जा रहे हो, दूसरी सिचुएशन के अंदर 6 किलोमीटर जा रहे हो, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये रिलेशन बता नहीं पाएंगे ना। तो डिस्टेंस कांस्टेंट का ये मतलब है कि भाई अगर उतना ही डिस्टेंस हो तो स्पीड डबल होगी तो टाइम आधा लगेगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं आपको ये बोलूं
और इन चीजों में हमें रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे रटना मत कि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफिशिएंसी एंड नंबर ऑफ डेज टेकन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं, बिल्कुल भी रटना नहीं है। जो आपकी कॉमन सेंस है वो आपको बताएगी, इतना अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। हर एक बंदे की कॉमन सेंस इतना डेफिनेटली बता सकती है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि अगर कोई अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखे, स्पीड को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है कि कुछ भी रखे, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, अगर एक ही स्पीड से कोई बंदा चलता रहे, लगातार एक ही स्पीड से चले, तो स्पीड के अलावा दो चीजें क्या रह गई जिनका इनसे रिलेशन है, एक तो टाइम और डिस्टेंस। अगर स्पीड को बंदा उतनी ही रखे तो स्पीड उतनी ही है, अगर वो ज्यादा टाइम चलेगा तो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। अगर कम टाइम चलेगा, मान लो 30 की स्पीड पर आप और आपका फ्रेंड चल रहे हैं, दो बंदे हैं, एक बंदा आधा घंटा चला और एक बंदा 1 घंटा चला, तो जो बंदा आधा घंटा चला वो आधा डिस्टेंस कवर करेगा, जो 1 घंटा चला वो दूसरे के कंपैरिजन में डबल डिस्टेंस कवर कर लेगा या डबल दूरी तय कर लेगा। तो मतलब टाइम, समय और डिस्टेंस, दूरी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का हमने कोई मतलब रटना नहीं है, बस ये समझना कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी उतनी ही मात्रा में बढ़ेगी, उसी स्पीड से बढ़ेगी। अगर एक डबल होगी तो दूसरी भी डबल होगी, अगर एक आधी होगी तो दूसरी भी आधी होगी, ठीक है। तो बस अब अपनी कॉमन सेंस को इसमें यूज करते हुए वेरिएशन का बीज आपके दिमाग में बो रहा हूं, बाकी वेरिएशन में और अच्छे से बताऊंगा। मिस्टर एक्स इज, और इस तरीके से क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये फास्टेस्ट वे है। तो हमें क्या बताया गया है, देखो मिस्टर एक्स और वाई, इन दोनों की रिलेशन बताई गई है। एग्जाम में सोल्व करने के लिए जरूरी नहीं है, बट मिस्टर एक्स जो है वो 33.33% ज्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब ज्यादा कुशल है। तो एक बार इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 33.33 को 4/3, तो एक्स जो है वो 4/3 एफिशिएंट है, 4/3 ज्यादा कुशल है, 4/3 गुना वाई के कंपैरिजन में, वाई की तुलना में। और मिस्टर वाई जो है वो भाई कम एफिशिएंट है, कम कुशल है जेड की तुलना में। ये यहां पर कितना कम कुशल है भाई, ये 1/6 कम कुशल है। तो अगर 1/6 कम कुशल है तो कितने गुना कुशल है, 1 - 1/6, 5/6। तो ये यहां पर इनकी एफिशिएंसी कि कितने स्पीड से काम कर सकते हैं वो बताई गई है। अब इन्होंने बोला इफ जेड कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, अगर जेड एक काम को 30 दिनों में कर सकता है, अगर जेड इस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो हमने सिर्फ अपनी कॉमन सेंस से यह बताना है कि वाई ज्यादा दिनों में करेगा या कम दिनों में। जस्ट मेरे को ये बताओ, वाई की जो काम करने की ताकत है वो जेड के कंपैरिजन में कम है या ज्यादा है? आप तो बोलोगे भाई कम है, 5/6 कम है ना। तो इसका मतलब दिन कितना लेगा? अगर काम करने की ताकत कम है, बंदे में कुशलता कम है, तो दिन तो ज्यादा लेगा। तो दिन जो है ना इसके, वो 30 इंटू समथिंग होंगे। दिन क्या होंगे? 30 इंटू समथिंग। अब यहीं पर मैं आपको एक और छोटी सी बात बताना चाहूंगा अलग से। देखो यहां पर मैं एक अलग केस ले लेता हूं वाई और जेड का, कि मान लो जेड 30 दिनों में एक काम को करता है, ठीक है, 30 दिनों में, और वाई जो है वो जेड के कंपैरिजन में आधा एफिशिएंट है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी आधी है, आधी कुशलता है। तो अब आप सीधे सीधे बोलोगे अच्छा जो बंदे आधा एफिशिएंट है उसको काम देंगे तो भाई डबल दिनों में करेगा, और क्या, अगर आधा एफिशिएंट है। तो यहां पर डायरेक्टली आपकी कॉमन सेंस ने बोला, क्योंकि आपको आधा देख गया, आधा का उल्टा आपने कर दिया। हो सकता है आपकी कॉमन सेंस को 5/6 दिखे, बिकॉज रियल लाइफ में हम इन चीजों को हैंडल नहीं करते ना। लेकिन अब तो मैंने आपको रिलेशन बता दी ना, तो आपने सिर्फ क्या देखना है कि वाई ज्यादा दिन लेगा, तो 5/6 या फिर 6/5, इन दोनों में जो भी फ्रैक्शन बड़ी है ना, मतलब कि जो भी एक से बड़ी है, एक से बड़ी फ्रैक्शन ये है, और जब हम एक से बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बढ़ जाता है, वैल्यू बढ़ जाती है। तो 6/5 से गुणा कर दो, क्योंकि हमें पता है अगर मैंने 30 को 5/6 कर दिया तो कम दिन आ जाएंगे 30 से, तो कम तो नहीं लेने वाला ना, ठीक है। तो y के दिन आ गए, मैंने सिर्फ 6/5 लिखा। अब मुझे ये पता है x जो है, x y के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट है। तो भाई ज्यादा एफिशिएंट है, 4/3 गुना एफिशिएंट है, तो दिन तो कम लेगा। हमने सिर्फ ज्यादा तो कम लेगा, तो भाई छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो 3/4 से। यहां तक ये जो हिसाब किताब था ये y का था, लेकिन अब y के कंपैरिजन में मैंने 3/4 कर दिया। अब ये जो पूरा हिसाब किताब है ये x का आ गया। देखो यहां पर z के दिन थे, दूसरे कलर से लिखते हैं अभी, यहां पर z के दिन थे, और ये जो पूरी ब्रैकेट है यहां पर y के दिन थे,
और जब ये पूरी कैलकुलेशन करोगे ये x के दिन है। बस अभी इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए अभी एक बार सोल्व कर लेते हैं। 5 6 जा 6 6 36, 4 से अगर मैं करूंगा तो 9 आ जाएगा। तो 9 तिये 27 दिन। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहां पर मैंने इतना लंबा चौड़ा बताया है ये हिसाब किताब। अब मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके देना चाहता हूं। यहां पर मैं करना चाहता हूं 33.33 की जगह 22.22%, और इस 30 की जगह मैं करना चाहता हूं 45 डेज। ये मैं वैसे ही अभी वैल्यूज बना रहा हूं, और यहां पर मैं करना चाहूंगा 33.33। अगर ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो भी बस आपको एटलीस्ट आइडिया कन्वे हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब जो z जो है वो 45 डेज लेता है। अब हमने सिर्फ एग्जाम में क्या देखना है कि y जो है वो कम एफिशिएंट है, इसका मतलब ज्यादा दिन लेगा। y कितने गुना एफिशिएंट है? 1/3 कम एफिशिएंट है। 1/3 कम मतलब कि 2/3 गुना एफिशिएंट है, तो दिन तो ज्यादा लेगा। तो मैंने 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो हिसाब किताब आ गया, ये आ गया कि y कितने दिन लेगा। अब y के कंपैरिजन में x जो है वो 2/9 ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर 2/9 ज्यादा एफिशिएंट है तो 1 + 2/9 11/9 टाइम्स एफिशिएंट है। ज्यादा एफिशिएंट है तो भाई कम दिन लेगा। तो अगर मेरे को x का निकालना है ये सारा, तो मैं कम दिन लेगा 9/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। क्लियर है? अब ये जो 45 था, इस 45 की जगह पे आप 44 मान लो। एग्जामिनर भी ऐसे ही बनाता है क्वेश्चन। 45 की जगह अगर 44 होगा तो क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 9 30 27 दूनी 54, तो 54 आंसर आ जाना था। क्लियर है? तो और बाकी इसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, डू नॉट वरी। अब अगला ये क्वेश्चन कीजिएगा। पवन भाई साहब 25% तेज भागता है भुवन से, ओके, एंड 50% फास्टर देन श्रवण। तो अब देखो इन्होंने क्या बताया, एक डायग्राम मैं यहां पर बनाना चाहूंगा आपके दिमाग को समझाने के लिए। ये पवन है, ये भुवन है, ये श्रवण है। एग्जामिनर कितना चालाक है देखो। पवन भुवन से 25% ज्यादा तेज भागता है, तो भुवन के कंपैरिजन में पवन का बता दिया कि 5/4 गुना तेज भागता है। एंड 50% फास्टर देन श्रवण, और श्रवण से 50% ज्यादा तेज भागता है, मतलब कि 3/2 टाइम्स श्रवण से तेज भागता है। तो अब इन्होंने क्या बताया है देखो। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको एक रास्ता दिख रहा है कि अगर हमें भुवन के बारे में पता है तो हम पवन के बारे में निकाल लेंगे, पवन के बारे में पता है तो श्रवण के बारे में निकाल लेंगे। तो भुवन के बारे में बता के श्रवण के बारे में पूछ लेगा बस, या फिर श्रवण के बारे में बता के भुवन के बारे में पूछ लेगा। ऐसे ही काम करता है एग्जामिनर। तो देखते हैं किसके बारे में यहां पर बताया है। देखो, इफ भुवन टेक्स हाफ एन आवर, तो भुवन, ये भाई भुवन के बारे में बताया। अब श्रवण के बारे में पूछेगा तो भुवन टेक्स 30 मिनट्स, तो श्रवण कितना टाइम लेगा? तो भुवन से हम सीधा पवन की तरफ प्रोसीड करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, पवन जो है वो तेज भागता है ना, यहां पर बता रखा है पवन रन्स फास्टर 25% फास्टर देन भुवन। पवन भुवन से तेज भागता है तो कम टाइम लेगा, तो छोटी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे 4/5 से। अगर 5/4 गुना स्पीड है तो 4/5 गुना टाइम लेगा। तो ये जो टाइम है इसको कैलकुलेट मत किया करो, ये पवन का टाइम आ गया। मैं क्या करता हूं, मैं इसे कैलकुलेट नहीं करता, फिर मैं देखता हूं कि श्रवण की तरफ जाने के लिए कौन सी फ्रैक्शन चाहिए। मेरे को एक बात बताओ, पवन जो है, पवन, एग्जामिनर ने पवन के बारे में बताया है कि पवन 50% तेज भागता है। अगर पवन तेज भागेगा तो इसका मतलब श्रवण जो है, श्रवण बेचारा मंदा भागता होगा। पवन श्रवण के कंपैरिजन में तेज भागता है श्रवण की तुलना में, इसका मतलब श्रवण पवन की तुलना में मंदा भागता है। अगर मंदा भागेगा तो ज्यादा टाइम लेगा, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 से, बड़ी फ्रैक्शन से। 3/2 और 2/3 में से बड़ी फ्रैक्शन क्या है? 3/2। ठीक है, तो बस हमें इस स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है। प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे ये आपके माइंड में ही बनने लगेगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी 10, तो 10 का मतलब एक 0 काट दो, 3 3 9 चौके 36, तो 36 मिनट से ही लेने वाला है। ठीक है, वेरिएशन का सिंपल सा कंसेप्ट है ये। अब अगला क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ 8% ऑफ x इज सेम एज 4% ऑफ y। x का 8% y के 4% के बराबर है, x के 8 टुकड़े y के 4 टुकड़ों के बराबर है, देन 20% ऑफ x, तो 20% ऑफ x 10% ऑफ y होगा। सीधा सीधी रिलेशन दिख रही है, y का परसेंटेज आता है तो दैट विल बी 10% ऑफ y। क्लियर है? इसमें तो कोई वो नहीं है ना। अदरवाइज मान लो यहां पर 20 की जगह, अगर यहां पर मान लो हाफ का रिलेशन नहीं होता, 4 की जगह कोई 5 भी दे देता, तो भी आप क्या कर सकते हो, तो भी हम वो लगा सकते हैं अपना यूनिटरी मेथड।
कि 8% की जगह x के 8% की जगह y का 5% है, x के 1% की जगह y का 5/8% है, x के 20% की जगह y का इतने परसेंट है। एक मेथड तो ये हो गया, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, अदरवाइज आप रेशियो भी निकाल सकते हो इन चीजों का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 20% मोर देन x इज 20% लेस देन y। तो 20% मोर देन x, तो x से 20% मोर मतलब कि 6/5 इज इक्वल टू 20% लेस देन y, y से 20% कम मतलब कि y का 4/5, और इस y को यहाँ पर नीचे में लेके जा रहा हूँ उस तरफ, तो y यहाँ से हो गया गायब, ये 5 और 5 खत्म, इस 6 को मैं ले गया इधर 4/6। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया, x रेशो y 4:6 2:3, ऑप्शन बी। 2/3 ऑफ 1/7 ऑफ ए नंबर इज, किसी नंबर के 1/7 का 2/3 किसके बराबर है, 87.5%, मतलब कि 7/8 ऑफ 240, व्हाट इज द नंबर। तो बस अब n की वैल्यू तो आप निकाल ही लोगे, है ना, सिंपल है। 8 से इसको मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं, 8 से 24, अब इस 3 को और 7 को उधर ऊपर लेके जाएंगे, 3 और 7 को इधर, 7 और 3, और इस 2 से 2 5 10, तो 7 3 21, 7 3 21, 21 का 441, 21 का स्क्वायर, ठीक है, और 441 इंटू 5, तो ये क्या हो गया, 500 के 20, 2205, तो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी अपनी कमाई का 20% हिस्सा किराया देने में, ओके, 30% हिस्सा खाने पर, वह 20% अन्य चीजों पर खर्च करता है और बाकी राशि बचा लेता है, तो अपनी तनख्वाह का कितना प्रतिशत वो बचा लेता है। तो 20% किराया में, एक बार लाल रंग ले लेते हैं भाई, 20% किराए के अंदर, 30% खाने पर, 20% अन्य चीजों पर, तो 20 और 20 40 और 30 70, 30% बचा लेता है। तो वेरी बेसिक क्वेश्चन। 35% ऑफ 45% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 25% ऑफ 42% ऑफ 180। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई नंबर है उसका 45%, तो देखो भाई मैं पर्सनली 9/20 लिखना सीधा प्रेफर करता हूँ 45/100 की तरह। ये देखते ही, मतलब मेरे को ये रटा हुआ नहीं है कि 45/100, 5 से मेरे को ये तो याद ही है ना, 5 से 100 को काटेंगे 20 पर, ऊपर वाला 7 पर जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 25% मतलब 1/4, 42% का क्या मतलब 42/100, 21/50 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखा मैंने जानबूझ के, इंटू 180। तो बस इसको सोल्व कर लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 7 6 जा 9, 2 जा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, और ये क्या है 6 दूनी 12, तो 4 3 12, नीचे एक 10 बचा हुआ है, इससे मैंने इस 0 को काट दिया, तो 20 दूनी 40, 40 ऊपर जाएगा तो 40 3 120, तो नंबर की वैल्यू आ गई ऑप्शन बी। एज इनकम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 75,000 to 60,000, okay, whereas B's income for the same period is increased from 60,000 to 75,000। एक की तनख्वाह 75,000 से 60 हो गई, दूसरे की 60,000 से 75,000 हो गई। What percent of decrease in A's income is the increase in B's income? तो अब यहां पर कई लोग गड़बड़ खा जाएंगे इस स्टेटमेंट को समझने में। एक बार हिंदी में मैं आपको बताता हूं, देखो अब ध्यान से सुनिएगा। बी की आय की वृद्धि, मतलब कि बी की इनकम में जो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, बी की आय की वृद्धि, तो बी की आय मतलब बी की इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो कितने का हुआ है, तो बी की इनकम में 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो 15,000 का इंक्रीमेंट है, ये बी की आय की वृद्धि ए की आय की कमी का कितना प्रतिशत है। तो ए की आय में कितनी कमी आई, ए की आय की कमी, तो ए की आय में 15,000 की कमी आई, ए की जो इनकम है उसमें 15,000 का लॉस हुआ, तो ये जो 15,000 है कि इस 15,000 का कितना प्रतिशत है, तो ये तो 100% हो गया ना 15,000 का। तो बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, 100%, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा, और अब की बार जो मैं बताना चाहूंगा, इस 75,000 को 10,000 करना चाहूंगा, वैल्यू थोड़ी चेंज करते हैं, अगर आपको ना समझ में आया तो अब की बार समझ में आ जाएगा, डू नॉट वरी। अब की बार इंग्लिश में बताते हैं। देखो ये यहां पर पूछ रहा है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू की कितनी परसेंट है। देखो व्हाट परसेंट ऑफ, मतलब कि व्हाट परसेंट ऑफ कितना प्रतिशत किस चीज का, व्हाट परसेंट ऑफ, ऐसे बोलते हैं ना, व्हाट परसेंट ऑफ बी इज ए, बी का कितना प्रतिशत ए है, तो मतलब पहले वो वैल्यू बताएगा जो नीचे बेस में लिखेंगे।
तो व्हाट परसेंट ऑफ डिक्रीज इन एज इनकम, ए की इनकम में जो डिक्रीज हुआ है, तो ए की इनकम में कितने का डिक्रीज हुआ है? 15,000 का। तो इस 15,000 का व्हाट परसेंट ऑफ दिस 15,000 इज द इंक्रीज इन बीज इनकम, तो बी की इनकम में जो इंक्रीज हुआ है वो इस डिक्रीज का, बी की इनकम में कितने का इंक्रीज हुआ, मैंने 60 से 70 कर दी, अभी रकम चेंज की ना, 10,000, तो 10,000 15,000 का कितने प्रतिशत है, तो 2/3 है, तो इस केस में 66.66% आंसर हो जाना था ये रकम बदलने के बाद। ठीक, अब मैं यहां पर थोड़ा सा कुछ और लैंग्वेज को ट्विस्ट करना चाहूंगा और फिर चाहूंगा कि आप फिर से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें। ठीक है, देखो व्हाट परसेंट ऑफ, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा व्हाट परसेंट ऑफ द परसेंटेज डिक्रीज, अब तक सिर्फ डिक्रीज था, अब मैंने परसेंटेज डिक्रीज बोल दिया और यहां पर ये वैल्यू सेम है। व्हाट परसेंट ऑफ द परसेंटेज डिक्रीज इन एज इनकम इज द परसेंटेज इंक्रीज इन बीज इनकम। तो एक बार पॉज करके ये कर लीजिएगा, हिंदी वाला को भी बताऊं कि बी की आय की प्रतिशत वृद्धि, बी की आय की प्रतिशत वृद्धि, ए की आय की प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत, हाँ बी की आय की वृद्धि प्रतिशत बोल देते हैं कि उसकी वृद्धि जो प्रतिशत है वो ए की आय की कमी प्रतिशत का कितना प्रतिशत है। उम्मीद करता हूं अब तक आपने सॉल्व करने की ट्राई किया होगा। अब देखो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू का कितना प्रतिशत है ये यहां पर पूछा जा रहा है, तो व्हाट परसेंट ऑफ किसका, मतलब ये नीचे जाएगा, व्हाट परसेंट ऑफ द परसेंट डिक्रीज इन एज इनकम, तो ए की इनकम में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, ए की इनकम में कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ भाई, 15 का डिक्रीज हुआ 75 पर, 15 का डिक्रीज हुआ 75 पर, तो 1/5 माने कि 20%। तो यहां पर मैं 20% भी यूज कर सकता हूं कि इसकी आय में जो डिक्रीमेंट है वो 20% का हुआ, तो ये जो इसकी आय का जो डिक्रीज परसेंट है वो कितना परसेंट है उसकी आय के इंक्रीज परसेंट का, ये पूछा गया है। तो मेरे भाई मैं यहां पर 20% को भी यूज कर सकता हूं या फिर मैं 1/5 को यूज कर लूं, मेरी मर्जी है वो, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन, ऊपर भी फिर फ्रैक्शन को यूज कर लूंगा। अब देखो, अब व्हाट परसेंट ऑफ डिक्रीज इन एज इनकम इज द परसेंटेज इंक्रीज इन बीज इनकम, तो बी की इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट है, तो यहां पर आप देख सकते हो 15,000 का इंक्रीमेंट है, 60,000 से 75,000 होगी, तो 15,000 का इंक्रीमेंट हुआ 60,000 पर, तो 1/4 यानी कि 25% का इंक्रीमेंट। तो बस ये पूछना चाह रहे थे ये जो 25 है ये 20% का कितना परसेंट है, मतलब 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, तो इनका रेशियो देखो जरा 5:4 आ रहा है, तो 125%, तो उस केस में 125% आंसर हो जाना था। या फिर ऊपर अगर आप 1/4 यूज करते नीचे 1/5, तो अल्टीमेटली तो 1/4 और 1/5 को ऐसे ही होना था 5/4, है ना, पलट जाते हैं ना, जब 1/5 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब 5/1 से गुना करेंगे, ये सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो यहां पर कंसेप्ट समझाने में मैंने कोशिश की है कि लैंग्वेज को जब ट्विस्ट करता है तो इजी से इजी कैलकुलेशन का क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं भाई। तो और ये कब सही होगा, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं, आपने देखा कैलकुलेशन क्या है समझना ही है। तो जब शांति से कोई बंदा एग्जाम को पढ़ रहा होता है तो फर्स्ट गो में वो स्टेटमेंट को समझ रहा होता है। ये बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट गो में स्टेटमेंट को समझे। अगर आपको 2 से 3 रीडिंग लगती है ना, अगर थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो टाइम तो आपने वैसे ही गवा दिया, लेकिन अगर आप शांत दिमाग से करते तो फर्स्ट गो में समझ में आता। तो चलिए अब इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आपका इंतजार कर रही है, तो एक्सरसाइज 1.1 को करिएगा, खुद करिएगा। मैं चाहूंगा कि जो भी मैं आपको टेस्ट या एक्सरसाइज दे रहा हूं उसके आपने सॉल्यूशन खुद ही निकालने हैं, नहीं निकल रहा फिर उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना है, सॉल्यूशन को देखने की कोशिश कम से कम करनी है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया है और आपको थोड़ा भी डाउट नजर आ रहा है आपने जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें, तो जरूर देखिएगा, तो मैं ये कहूंगा।